तो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की महा कवरेज है। कर्नाटक की 224 सीटों पर आज मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि किसके हाथ सरकार आएगी, सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी। सुबह 8 बजे से होगी काउंटिंग। जी हाँ, सुबह 7 बजे की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। और बात यह कि 224 सीटों में कौन बाजी मारता है। अब करीब 1 घंटे का समय बचा है जब सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे। उसी दौरान ईवीएम भी खुलना शुरू होंगी और 15 से 20 मिनट के अंदर रुझानों का सिलसिला शुरू होगा। इसी काउंटिंग के इंतजार में राजनीतिक पार्टियां लगातार रात भर जागते जागते अपना वक्त काटते हुए रही। जाहिर सी बात है राजीव, अगर हम बात करें, बड़े चेहरे यहाँ पर दांव पर लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो है इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री खुद इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, सिद्धरामैया की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर अगर बात करते हैं हम लगातार राजीव, बहुत से लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। चाहे सिद्धरामैया की हम बात करें, डीके शिव कुमार की हम बात करें, और ये तमाम ऐसे चेहरे। और इसके अलावा अगर खड़के की बात करें तो उनकी प्रतिष्ठा भी जो है इस वक्त दांव पर लगी हुई है। तो देखना होगा कि क्या कुछ जो रुझान और आंकड़े आते हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो है आश्वस्त होती है। जी हाँ, ये देखना होगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से ही आते हैं, लिहाजा उनके ऊपर बड़ा दारोमदार रहेगा। उनकी स्थिति मजबूत होगी अगर कांग्रेस यहां पर सत्ता हासिल करती है। लेकिन अगर इसमें कुछ ऊंच नीच होती है तो पार्टी में ही उनके खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी का बड़ा चेहरा, हर चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर के चेहरे, उन्होंने इस कैंपेनिंग को लीड किया था। बीजेपी दक्षिण का द्वार बचा पाती है नहीं। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त, और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। और बड़ी खबर यही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों के लिए काउंटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी और इसी के साथ नतीजे सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आपको तस्वीर हम दिखा रहे थे किस तरीके से मतगणना सेंटर्स पर तमाम चुनाव अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बैग्स की उनकी चेकिंग की गई है। जब भी राजीव मतगणना होती है उसके लिए बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि एक राज्य के अंदर सरकार का फॉर्मेशन होना होता है और चुनाव आयोग लगातार ये सुनिश्चित करता है कि वो सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव करवाए। और इसीलिए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है और जो सेंटर्स है वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सेंटर्स पर किए गए हैं। पहले ही ईवीएम को लेकर तमाम तरह के वाद विवाद लगातार चलते रहे, लिहाजा सिक्योरिटी और जांच से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन्हीं ईवीएम में कैद है मतदाताओं का मत, वो किसको चाहते हैं। अगला सत्ताधीश कर्नाटक में कर्नाटक की सरकार कौन चलाएगा, और वो ईवीएम खुलेंगी 8 बजे, यानी तब तक काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा इन सेंटर्स की। जो स्टाफ है वो पहुंचना शुरू हो गया है। इन ईवीएम को मतगणना स्थल ले जाया जाएगा। मतगणना स्थल पर 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की शुरुआत होगी। उसके बाद ईवीएम के आंकड़े सामने आने शुरू हो जाएंगे। 1 घंटे का वक्त बचा है जब ये शुरुआत हो जाएगी, यानी इंतजार खत्म होगा और आज दोपहर करीब 2 बजे तक स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि रुझानों में कौन बहुमत की तरफ सामने आ चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं तस्वीरें। वो प्रचार करने के दौरान 7 दिन तक वहां पर रहे हैं और 43 क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया। इसके अलावा अमित शाह 8 दिन तक वहां पर रहे हैं और इसके अलावा 30 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया है। योगी आदित्यनाथ, फायरब्रांड नेता जिनकी कर्नाटक चुनाव में काफी मांग रही है, वो भी 3 दिन रहे हैं और 12 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जाकर के चुनाव प्रचार किया है। वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो राहुल गांधी ने जहां पर 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में बिताए थे, इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी 9 दिन वहां पर रहे हैं और 22 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। प्रियंका गांधी की बात करें तो 25 विधानसभा क्षेत्रों में 8 दिन तक रही हैं और जमकर चुनाव प्रचार किया है। तो आप समझिए कि दोनों ही पार्टी के बड़े चेहरों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है और इसी के साथ उनकी खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। और ये चुनावी नतीजे जब सामने आएंगे तो समझिए कि 2024
2024 में क्या स्थिति हो सकती है वो भी बहुत कुछ साफ हो जाएगी। हालांकि अगर बात करें कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो राज्य से संबंधित होते हैं, वहां के लोकल मुद्दों से संबंधित होते हैं, लेकिन अगर बात करें कहीं ना कहीं राजीव इनका इफेक्ट जो है लोकसभा चुनावों को लेकर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब ये रिजल्ट आएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे कि 2024 के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में उन्हें कैसे लोगों के बीच जाना है। जी हाँ, दक्षिण का द्वार है कर्नाटक और दक्षिण के द्वार पर अब तक कब्जा रहा है बीजेपी का, लेकिन एक पैटर्न रहा है कर्नाटक का, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। और अगर इस बार बीजेपी अपने इस किले को बचाती है तो आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन का दम भर सकती है और उसका असर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। 5 करोड़ 21,73,000 वोटर्स थे जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया होगा इन चुनाव में। इनमें 9,17,000 वो वोटर थे जो पहली बार वोट कर रहे थे। 100 साल से ज्यादा 16,000 वोटर थे इन चुनाव में, यानी एक ऐसा मिक्स था, एक ऐसे वोटर की यहाँ पर तादाद थी जिन्होंने खुलकर अपनी यहाँ पर राय रखी। 72% वोटिंग हुई है पूजा। जाहिर सी बात है। और यहाँ पर अगर मुद्दों की बात करें राजीव, तो बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जिनको लेकर के एक दूसरे पर जो है तलवार भी तानी गई है, शब्दों के बाढ़ भी चले गए हैं। नंदिनी दूध को लेकर के जिस तरीके से अमूल और नंदिनी दूध को लेकर के जो है बहुत घमासान हुआ था, विवाद पैदा हुआ था, बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई होगी। लेकिन अगर बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो बीपीएल परिवार है उनको आधा लीटर नंदिनी दूध जो है वो मुफ्त दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की बात यहां पर जो है बीजेपी करती दिख रही है। अगर बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातों की बात करें तो कर्नाटक में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ये बीजेपी का कहना है। इसके अलावा प्रदेश के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की स्थापना होगी, बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, आधा लीटर नंदिनी दूध रोज दिया जाएगा, 5 लाख के लोन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, किसानों को बीज के लिए 10,000 देगी बीजेपी सरकार, गरीब परिवार को 5 किलो चावल और 9 किलो मोटा अनाज। ये तो बात हमने बीजेपी की है राजीव, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी जो है अपनी तरफ से वोटर्स को साधने की कोशिश की है। उनके भी अगर बात कर ले वादों की, उन्होंने क्या कुछ किया उनकी बता दें कि अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए देगी सरकार, दूध पर सब्सिडी बढ़ा देगी, 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया जाएगा, नारियल किसान और बाकी जो है किसान उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी एमएसपी को लेकर भी किस तरीके से बवाल हुआ था वो भी आपको याद होगा। और गृह ज्योति योजना के तहत जो है 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की योजना भी है। ये बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी वादे हैं, लेकिन राजीव इन वादों में जनता कितनी आती है देखना दिलचस्प होगा। 6 हिस्से हैं कर्नाटक को, समझिए। हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 8 बजे के करीब वोटिंग की गिनती जो भी मतदाताओं ने की है, ईवीएम खुलेंगी, उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। ओल्ड मैसूर एक हिस्सा है जो कि कर्नाटक में माना जाता है, जहां पर 59 सीटें हैं। पिछली बार यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। बेंगलुरु क्षेत्र जिसमें 28 सीटें हैं, कांग्रेस और बीजेपी करीब करीब बराबर थे। हैदराबाद कर्नाटक, यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा था, जहां पर 40 सीटें आती हैं। लेकिन मध्य कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक में बीजेपी का दबदबा रहा था। काउंटिंग होनी है। इसके अलावा बिलारी में 3 स्थानों की काउंटिंग वहाँ पे होनी है, और जो जनपद मुख्यालय यहाँ पे जो नगर निगम जो मुरादाबाद है उसकी काउंटिंग होनी है। इसके अलावा पाटवाड़ा और अगवानपुर की मतगणना यहाँ पर होनी है। और इसके लिए पूरी जो हमारे पास में जो पुलिस बल है उसकी प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पे, और करीब 1249 के आसपास में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी है, 200 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी है, करीब 32 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, और 2 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी मिली है और 1 कंपनी को एसएसबी मिली है, और बाकी हमारे पास में जो सीओज और एडिशनल एसपीज हैं इन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना की कार्रवाई की जाए, और जो आयोग के जो निर्देश है, आयोग के जो एमसीसी के जो अनुपालना है उसको कराते हुए हम लोग इसमें मतगणना की जो कार्रवाई है कराएंगे। इसके अलावा पार्किंग और ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? देखिए, पार्किंग और ट्रैफिक के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, और इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सिटी क्षेत्र में कहीं जाम की व्यवस्था जाम ना लगे, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। और ये आयोग के निर्देश है कि जो मतगणना स्थल है उसके आसपास में बिना काम के कोई भीड़ नहीं होगी, तो इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगे। और सिर्फ जो मतगणना केंद्र पर जिन एजेंट्स की जो ड्यूटियाँ जिनको पास अलाउ किया जाएगा, उन्हीं लोगों को वहाँ पे मतगणना स्थल है उस पर वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनको
मतगणना केंद्र के आसपास में अनावश्यक रूप से भीड़ लगाने के लिए मना किया गया। ये तो आज 8 बजे के करीब वक्त होगा जब ईवीएम खुलेंगी और ईवीएम से मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी, ये जानने के लिए कि कर्नाटक का सरताज कौन बनने वाला है। कई सारी जानकारियां हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे थे कि किस तरीके से क्या स्थिति यहां पर बनी हुई थी। 6 हिस्सों में बटा हुआ है पूरा कर्नाटक, ओल्ड मैसूर, हैदराबाद कर्नाटक, बेंगलुरु, मुंबई कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, और 224 कुल सीटें इन 6 हिस्सों में फैली हुई हैं, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 113 सीटें होता है। बीजेपी को यहां पर एंटी इनकम्बेंसी का भी डर लग रहा है, क्योंकि इसके चलते बीजेपी ने अपने 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को बदल दिया था। जगदीश शेट्टार का फैक्टर कितना काम आएगा कांग्रेस के लिए, यह भी देखना होगा। जाहिर सी बात है, देखना होगा कि कौन सा फैक्टर यहां पर अपना जादू चला पाता है या नहीं चला पाता। लेकिन हर पार्टी के बड़े नेता ने अपनी ताकत यहां पर झोंकी है। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार अपनी जीत के दावे कर रही है। अनन्या बेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मधुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही जो है ग्राउंड से रिपोर्ट आपको एक एक पल पल की दे रहे हैं। अनन्या, पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके से जिस तरीके से 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, क्या कुछ तैयारियां जो हैं काउंटिंग सेंटर्स पर की गई हैं? बिल्कुल पूजा, अगर काउंटिंग सेंटर्स की बात करें तो लगभग पूरी तैयारियां जो है वो काउंटिंग सेंटर्स में की गई हैं। अब से 1 घंटे बाद जो है वो काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर हम पूरे कर्नाटक की बात करें तो 30 काउंटिंग सेंटर जो बनाए गए हैं, और सिर्फ बेंगलुरु की बात करें तो 4 काउंटिंग सेंटर बने हैं। और साथ ही मैं ठीक पीछे आप देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जैसे जैसे काउंटिंग का जो शुरू होगा और उसके बाद जो अर्ली ट्रेंड्स आने शुरू होंगे, वैसे वैसे यहाँ पर मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी तो कोई भी बड़ा नेता जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ ही देर में उम्मीद जो है कि लोग जो है वो बीजेपी दफ्तर जो है वो यहाँ पर इनके बड़े नेता जो है वो पहुंचने लगेंगे। लेकिन इन सब के बीच समझना ये जरूरी है, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। कर्नाटक की सत्ता में आखिरकार किसको यहाँ की जनता बिठाती है, ये आज तय हो जाएगा। 10 मई को वोटिंग की गई थी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो 73.13 हुई थी। और ये अपने आप में बेंगलुरु की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने इतिहास रच दिया था इतनी बड़ी संख्या में वोट देकर, क्योंकि लगातार हमने देखा। और जब ये कहते हैं ना कि बड़ी अगर ज्यादा वोटिंग हो जाए अगर पिछली की अपेक्षा, तो मौजूदा सरकार के लिए कहीं ना कहीं स्थितियां फेवर में नजर नहीं आती। लेकिन देखना ये होगा, ओल्ड मैसूरू की आप लोग बात कर रहे थे, ओल्ड मैसूरू की अगर हम बात करें तो जहां पर सबसे ज्यादा सीट जो है वो ओल्ड मैसूरू से आती है। और अगर हम वहां पर देखें तो जेडीएस जो है वो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती हुई ओल्ड मैसूरू से नजर आती है। वहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां सबसे ज्यादा है। और उसके बाद बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ से 32 सीट आती है, 28 शहरी क्षेत्र से है और 4 जो है वो रूरल एरिया की हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो 17 सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिली थी 2018 में, 11 बीजेपी को मिली थी, 4 जेडीएस को मिली थी। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें जरा देख लीजिए। और अब से 1 घंटे के बाद जब वोट काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, तो अपने आप में देखना होगा कि जो एग्जिट पोल है क्या वो एग्जैक्ट पोल में बदल पाएंगे या फिर तस्वीर ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। करीब 10 एग्जिट पोल हैं और 10 एग्जिट पोल में 2 ऐसे हैं जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, बाकी कांग्रेस की, और एक ऐसा है जो बराबर बराबर बात कर रहा है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि स्पष्टता दिख रही हो, तो लिहाजा एग्जिट पोल भी सतर्क होकर अपनी बात सामने रखते हुए दिख रहे हैं। मधु मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधु, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्या किसी काउंटिंग सेंटर पर हैं? और अगर हैं तो वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ हो रहा है? तस्वीरों के जरिए दिखाएं। जी, हम अभी मौजूद है डीके शिव कुमार केपीसीसी जो प्रेसिडेंट है उनके घर के पास। अभी देख सकते हैं डीके शिव कुमार के घर घर के पास माहौल कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर पहले वो बाहर आए थे, बट मीडिया को जैसे ही देखा वो अंदर चले गए। एंड ऑल्सो हमें पता चला कि जो डीके शिव कुमार से जब हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस को 150 से ज़्यादा सीटें मिलने की कांग्रेस पार्टी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। और खुद डीके शिव कुमार को पर्सनली 140 सीट्स मिलने की उम्मीद है। और ये इनका दावा है कि हमारी मेजॉरिटी, भारी मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनेगी। यहाँ पर मधुर एक सवाल मेरा भी है कि तो जिस तरीके से डीके शिव कुमार या कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि उनको क्लियर मैंडेट मिलेगा, 150 के करीब सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसे में उनका कहा जा रहा है कि उनका प्लान बी भी तैयार है, यानी कि वो जेडीएस के संपर्क में भी हैं। क्या जेडीएस और कांग्रेस के नेताओं में आपस में बात हुई है? क्या कुछ पुख्ता खबरें इसको लेकर के हैं?
जी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता है उन्होंने ऑब्वियसली ये बताया है कि प्लान बी ज़रूर होगा, और बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि वो जेडीएस के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। और जेडीएस की अगर बात करें, जो कुमारस्वामी है वो सिंगापुर गए थे कुछ दिन पहले अपने क्लोज साथी के साथ में, और अभी तो अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वो वापस आ चुके हैं नहीं, तो ये देखना बाकी है कि क्या होता है इस काउंटिंग का नतीजा। और डीके शिव कुमार ने भी ये कहा है कि हमारी पार्टी की मेजॉरिटी ही इतनी होगी तो जेडीएस की हमें आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, अनिल सिंह जी वाले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वृषाली भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। वृषाली का रुख पहले कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है वृषाली। वृषाली, आज का दिन बहुत अहम है। दक्षिण के इस द्वार को कौन फतेह करता है, कौन जीतता है, ये रुझानों से ही समझ में आने लगेगा, और उसके बाद जब चीजें कंसोलिडेट करेंगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप जहां पर खड़ी हैं, कहां पर हैं, क्या तैयारी है, क्या कुछ हो रहा है वहां? जी, मैं फ़िलहाल तो कांग्रेस के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे एग्जिट पोल्स जो है उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस बार कांग्रेस को जो है वो अच्छी खासी सीटें मिलेंगी और शायद बहुमत के और कांग्रेस बढ़ सकती है। ऐसा जो प्रेडिक्ट किया गया है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के ऑफिस के बाहर झंडा लहराया जा रहा है कि उत्साह है लोगों में। हालांकि अब से थोड़ी देर में जैसे ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है, आला नेता जो है, वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो एक उत्साह ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। पर और भी उठता है कि एक घबराहट जो है वो कांग्रेस में बनी हुई है। हालांकि उनको क्लियर मैंडेट मिल रहा है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जो बीजेपी से नाराज होकर के कांग्रेस में गए हैं, उन लोगों से भी संपर्क साधा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है या ऐसी खबरें आ रही तो ये एक टेंशन की बात कांग्रेस के लिए हो सकती है। वृषाली, इसको लेकर क्या खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपना ऑपरेशन हस्ता जो है उसे शुरू कर दिया है, जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पहले तो अपने जो विधायक हैं उनको अपने तक सीमित रखना, उनका कांटेक्ट बीजेपी के साथ हो रहा है कि नहीं, इसके और देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है फिलहाल तो कांग्रेस के लिए। क्योंकि हमने देखा कि भाजपा के जो मंत्री हैं यहाँ के, उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि हमें अगर मैंडेट पूरा नहीं मिलता तो हमारा प्लान बी रेडी है, हम ऑपरेशन लोटस फिर एक बार कर्नाटक में करेंगे। ये तो उन्होंने साफ कह दिया है। इसके तहत ऑपरेशन हस्ता जो है वो भी शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं अपने विधायक अपने तक रखने के लिए जो एक मशक्कत जो है वो कांग्रेस करती दिखाई दे रही है, उसकी रणनीति भी जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और साथ ही हम देख रहे हैं, हालांकि जेडीयू के साथ हम नहीं जाएंगे ऐसा डीके शिव कुमार ने हालांकि साफ कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ऐसा वृषाली शायद इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं ने ये बयान दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि वो 150 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। तो अगर एक पार्टी का इतना कद्दावर नेता 150 सीटों की बात कर रहा है तो इस बात पर दूसरा ध्यान देने की शायद ही कोई बात रखी जाए, या शायद ही सोचा जाए। मेरे साथ दो और मेहमान मेरे यहाँ पर जुड़ गए हैं। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राहुल लाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अरविंद जी, आपका रुख कर लेते हैं। आज तो गिनती होनी है, रुझान आएंगे और उसके बाद चीजें कंसोलिडेट करेंगी और पता चलेगा कि दक्षिण किसके हाथ में, कर्नाटक किसके हाथ में जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या एग्जैक्ट पोल होने की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, ऐसी तस्वीर आपको समझ में आ रही है? देखिए, ओपिनियन पोल थोड़ा हवा बताते हैं, हमारे रिपोर्टर हवा बताते हैं बहुत अच्छी तरह। उससे ज़्यादा लोगों के संपर्क से ओपिनियन पोल कुछ नतीजे बताते हैं। एग्जिट पोल उससे थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि मतदान करके निकलने वालों की राय वो होती है, तो वो थोड़ा और सच्चाई के करीब होते हैं। अब फेल पास तो रिपोर्टर भी होता है, एग्जिट पोल भी होता है, लेकिन आम तौर पे जो इंडिकेशन हम लोग चुनाव के बारे में थोड़ा अनुमान लगाते रहते हैं, उसमें ये अगला स्टेप है। तो और हमने ये भी देखा है कि वोटिंग परसेंटेज ही नहीं, सीटों का प्रोजेक्शन भी जो बाद में एग्जिट पोल से आए हैं वो भी लोग रिवाइज करके कांग्रेस की तरफ ज़्यादा करते जा रहे हैं। पहले दिन लग रहा था कि कांग्रेस बस मेजॉरिटी मार्क के आसपास पहुंचेगी, लेकिन अब ज़्यादातर ओपिनियन पोल ने पिछले 2 दिनों में उसको रिवाइज करके कांग्रेस को साफ लीड दे दी है।
तो ये एक इंडिकेशन है कि चीज़ें शायद उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। असली चीज़ें 1-2 घंटे में साफ हो जाएंगी। और मामला सिर्फ एग्जिट पोल का मैं नहीं मानता हूँ। अब ये देखिए, प्लान बी आना, बीजेपी के मंत्री की तरफ से सीधे डिक्लेयर करना कि हमारे पास प्लान बी भी है। बीजेपी के प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, उससे भी ज़्यादा जेडीएस के प्रवक्ता का, उसमें भी कंट्राडिक्टरी चीज़ें आने लगी। एक कह रहा है कि हमारे ऑप्शन सारे खुले हुए हैं, दूसरा आके बोलता है कि अभी पार्टी ने कुछ भी चर्चा नहीं की है। तो ये सब इंडिकेशन इसी तरफ जा रहे हैं कि रिजल्ट शायद एग्जिट पोल वाले डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि उनको थोड़ा और ज़्यादा जो फील्ड में काम करते हैं, जो वोटिंग में मतदान कराने से लेकर चुनाव लड़ने तक में जिनकी भागीदारी सीधी रहती है, जी राहुल लाल जी के पास आना चाहूंगी। अरविंद जी, राहुल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कहां देखते हैं कितने पलड़े के अंदर बीजेपी है और कितने के अंदर कांग्रेस है, और इस बीच में जेडीएस की क्या किंग मेकर की भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी? राहुल जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव ना बहुत पहले से ही, अगर हम लोग देखें, ये कांग्रेस के प्रति एक पक्षी एक स्थिति थी वहाँ पे। अगर वो एक पक्षी स्थिति है तो वो कैसे है? तो स्पष्ट है कि वहाँ पे कहीं न कहीं जेडीएस का जो ओल्ड मैसूर के क्षेत्र में जो उनका प्रभाव है वहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो, चूंकि देखिए कर्नाटक के मामले पे अगर ओल्ड मैसूर के सेक्शन को, ओल्ड मैसूर में वैसे सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। नहीं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं। और मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वहाँ पे कहीं न कहीं जो स्थिति हम लोगों ने देखी है, तो वो मजबूत पर्जेंस इस बार हम लोगों को नहीं दिखा। अगर फील्ड में भी हम लोग जा रहे थे तो जो जेडीएस का एक स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, या उनके समर्थकों का भी जो एक कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, उल्टे वहाँ पे कांग्रेस कहीं न कहीं ज़्यादा मजबूत थी। और जो बजरंग बली और ये सब तमाम मामले जो उठे वहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता पूर्व के चुनाव में बढ़ जाते थे वहाँ पे, वो थोड़े जो है कि वो जेडीएस की तरफ जाते थे, थोड़े जो है वो कांग्रेस की तरफ जाते थे। लेकिन ये लास्ट में कहीं कहीं बीजेपी ने जो बजरंग बली और ये बजरंग दल वाला जो पूरा मामला उठाया जिस रूप में, वो उनको बैकफायर किया। और वैसे स्थिति में उस सेक्शन में कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो रही है। तो अगर कांग्रेस वहाँ पे भी मजबूत होगी तो जेडीएस की स्थिति कमजोर होगी। जेडीएस कमजोर होगी, फिर वो किंग मेकर की भूमिका में कैसे हो सकती है? जी। तो इसलिए उनके किंग मेकर की भूमिका को पिछले बार जिस तरह से 37 सीट्स लेके आए, वो स्थिति नहीं दिख रही। देखिए, अगर बीजेपी को देखें, बीजेपी के तमाम, अगर हम लोग पहले से भी देखें तो सेंट्रल कर्नाटक और कोस्टल एरिया, तो जो तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कोस्टल एरिया में तो उनको डोमिनेटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल कर्नाटक के हिस्से से ही जो है कि कहीं कहीं उनको नुकसान की स्थिति देखनी पड़ रही है। तो जो पूरा मामला है, ये मामला ये है कि मैंने पहले भी कहा कि ये डे 1 से ये चुनाव उधर से झुका हुआ था। अगर ये चुनाव कांग्रेस अपने पक्ष में ना निकाल सके तो फिर बड़ी मुश्किल चीज़ है। चूंकि मैं देख रहा हूँ 2014 के चुनाव के बाद कोई पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस इतनी ज़्यादा ताकत, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा रही है, और जमीन में हवा भी उनके फेवर में था। आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है। और ये कि अगर ये चुनाव भी कांग्रेस अपने हक में नहीं निकाल पाई तो एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ फिर सामने आती है। और ये बात भी यहाँ पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद कर्नाटक से आते हैं, उनकी स्थिति और उनके ऊपर भी एक सवाल होंगे। अनिल सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी। अनिल सिंह जी, जो अभी तक की स्थिति है, मैं एग्जिट पोल पर ही आपके पास आऊंगा, ये एग्जैक्ट पोल बनते हुए आपको कितना दिखाई पड़ते हैं? और दूसरा ये कि अगर इनका औसत निकाला जाए तो उसमें कांग्रेस बहुमत के करीब जाती हुई दिखती है, लेकिन बहुमत को छूती नहीं है। क्या ये तस्वीर आपको बहुत बेहतर होती हुई दिखती है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में चुनावी मैदान में सीधे सीधे जंग हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी फाइट हुई है। इस फाइट के वजह से जो वहाँ तीसरी पार्टी थी, वो तीसरी पार्टी कंप्लीटली एलिनेट हो चुकी है। जो तीसरी पार्टी को 30-40 सीटें मिलती थी, इस बार वो 10 और 15 के बीच में सिमट कर रह रही हैं, क्योंकि उन पार्टी को जो वोट एडिशनल मिलते थे वो वोट उनको नहीं मिल रहे हैं। उनको जो वोट माइनॉरिटीज के मिलते थे, माइनॉरिटीज का वोट एक पार्टी के फेवर में कंसोलिडेट हो गया है। और कर्नाटक का चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दे पे लड़ा गया है, और स्थानीय मुद्दे में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। राज्य सरकार की कमी की वजह से ये सारी चीजें कांग्रेस के फेवर में आई हैं। तो इस पहलू को इस नजर से देखना है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, अमित शाह की कोई भूमिका नहीं है। ये बिल्कुल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है। ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस ने खुद अपनी जमीन तैयार की है या नहीं की है, ये एक बड़ा सवाल है।